हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ्स बाय नरेश जी सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी प्रीवियस, जिसके अंदर हमारे पास पेपर 3 चल रहा है डीई एंड एसएफ यानी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन, और आज इसके अंदर हमारे पास यूनिट फर्स्ट का लेक्चर 2 है। आज हमारे पास इसके अंदर यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 2 है। कल हमने लेक्चर 1 पढ़ा था, जिसके अंदर वो लगभग 1 आवर की क्लासेस थी। उसके अंदर हमने उसके सिलेबस से रिलेटेड, उसकी बुक्स का डिवाइडेशन से और कुछ पीछे के एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको B.Sc सेकेंड ईयर में अध्ययन किया था। ठीक है, आज हमारे पास इस लेक्चर सेकेंड के अंदर JPH की बुक में पेज 97, आपको पता है ना यूनिट फर्स्ट के अंदर 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 5, 6 एंड 12 है, जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग में चैप्टर 5 को स्टार्ट कर रखा है। इसके अंदर JPH की बुक में पेज 97 के ऊपर एक्सरसाइज 5.2 है, जो हमारे पास सिलेबस में है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कि बाई रिड्यूस या रिडक्शंस टू लीनियर इक्वेशंस सो दैट द सॉल्यूशन ऑफ रिकाटी इक्वेशंस x स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 2 माइनस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 0 इज ये, यानी ये हमें रिकाटी इक्वेशंस दे रखी है, इसका सोल्यूशन हमारे पास ये आना चाहिए। ठीक है, और एक इसी बुक के अंदर आपके पेज 95 के ऊपर एग्जाम्पल 2 है। दोनों एक जैसे हैं, दोनों हमारे पास है। वैसे एग्जाम्पल अलग अलग है, पर इनके करने के तरीके दोनों के ही क्या है, सेम टाइप है। तो या तो मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं और क्वेश्चंस आप इसको देख के कर लो, या फिर मैं इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करवा देता हूं और एग्जाम्पल आप बिना देखे इस क्वेश्चन 1 की तरह ही खुद से करोगे, तो आपको ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चंस की पहचान क्या हो जाएगी कि ये क्या है। हमारे पास रिकाटी इक्वेशंस एग्जाम में नहीं लिख के दे तो भी आपको पता है dy बाई डी एक्स दे रखा है, y का कोफिशिएंट दे रखा है, y स्क्वायर का भी गुणा में दे रखा है, और एक अचर पद भी है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं रिकाटी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी प्लस क्यू एक्स प्लस पी प्लस क्यू वाई प्लस आर वाई स्क्वायर। तो ये तो रहा dy बाई डी एक्स, ये वैल्यू p की, ये y के गुणा में कुछ है और ये y स्क्वायर के गुणांक के अंदर है। ठीक है, ऐसे तो आपको क्वेश्चन की पहचान करनी है। अब लिखते हैं हम इसके प्रूफ। ठीक है, प्रूफ में हम क्या लिखेंगे कि इट इज गिवन दैट द रिकाटी इक्वेशंस, इट इज गिवन दैट और क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 2 माइनस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या फिर आप इसको रिकाटी इक्वेशंस के फॉर्मेट में डालो तो ये कितना बचेगा, dy बाई डी एक्स। अब देखो ये प्योर कैलकुलेशन है, आप चाहो तो स्पीड के आप वीडियो को 1.25 क्रॉस के ऊपर कर सकते हो, ताकि आपका थोड़ा सा समय भी बच जाए और आपको आसानी से समझ में भी आ जाए। ठीक है, dy बटा डी एक्स जाएगा तो 2 इधर जाएगा माइनस में, इसके नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस के अंदर 2xy अपॉन ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर। देखो ये इधर जाएगा -2 एक्स स्क्वायर का भाग, ये प्लस का 2xy में एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो 2y बटा एक्स, ये इधर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो -1। ये हमारे पास क्या बच गया, इक्वेशन 1। ठीक है, आप लिख सकते हो कि इक्वेशन 1 इज रिकाटी इक्वेशन से, इक्वेशन 1 इज रिकाटी, इक्वेशन 1 इज रिकाटी इक्वेशन से वेयर। अब बताओ अगर ये रिकाटी इक्वेशन से तो p की वैल्यू क्या है, वेयर p इज इक्वल टू -2 अपॉन एक्स स्क्वायर, y का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, क्यों हमारे पास कितना आ जाएगा 2 अपॉन एक्स, लिखो इसको, y का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा हमारे पास है 2 अपॉन एक्स, ये क्यों की वैल्यू आ गई, एंड r की वैल्यू देखो ये हमारे पास प्लस वाई स्क्वायर आर वाई स्क्वायर होता है, तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिए गए क्वेश्चंस के अंदर इस पूरे चैप्टर की एक्सरसाइज के अंदर ही हर क्वेश्चन आपको रिकाटी क्वेश्चन के अंदर मिलेगा। आपको ऐसे लिखना है, ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी प्लस क्यू वाई प्लस आर वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई एंड r की वैल्यू आ गई। ठीक है भाई।
और इसको हमने रिकाटी इक्वेशन को हमने क्या मान लिया, इक्वेशन 1। अब हम क्या लिखेंगे, नाउ लेट अस सपोज दैट द सॉल्यूशंस ऑफ अबव इक्वेशन से, या द सॉल्यूशंस ऑफ रिकाटी इक्वेशन, द सॉल्यूशंस ऑफ रिकाटी इक्वेशन से इज गिवन बाई, यानी कल वाले लेक्चर के अंदर हमने मेन टॉपिक किया था, आज उसी की स्टेप फॉलो करते हुए हमें चलना है। तो नाउ सपोज दैट द सॉल्यूशंस ऑफ रिकाटी इक्वेशन से 1 इज गिवन बाई y इज इक्वल टू, सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा भाई, -y अपॉन ru। देखो सॉल्यूशंस कैसे दिया जाएगा, -y u1 अपॉन ru। अब देखो चूंकि r की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1, चूंकि r की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1, सो y इज इक्वल टू -u1 अपॉन -1 इंटू u। देखो कल वाले टॉपिक के अंदर तो हमारे पास r था, वो लास्ट तक कैपिटल R ही चलता हुआ आ रहा था, बट आज हमारे पास r की वैल्यू क्या है, -1। तो यहाँ हमने क्या रख लिया, -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस है, तो ये बच गया u1 अपॉन u। अर्थात हमारे पास y इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, u1 अपॉन u, और ये क्या बच गया, इक्वेशन 2। और हमें इस लास्ट तक इक्वेशन 2 को काम में लेने वाले हैं, क्योंकि लास्ट में देखो पहले कल वाले टॉपिक की तरह u1 की भी वैल्यू रखेंगे और u की भी वैल्यू रखेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, u1 अपॉन u। तो अब y आ गया तो अपन क्या निकालेंगे, dy बटा dx। तो यहाँ से निकालिए इसका dy बटा dx कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा u अपॉन v मेथड से होगा, तो हर इंटू अंश का अवकलन, तो u1 का हो जाएगा u2 माइनस अंश इंटू हर का अवकलन कितना हो जाएगा, u1 बटा हर का वर्ग। ठीक है, और जहाँ जहाँ ये लिखो इक्वेशन 2 आप बता देना वेयर u1 क्या है हमारे पास है, du बाई dx। तो ये मेरे पास है dy बाई dx कितना बच गया भाई, इसको सोल्व करेंगे तो एक u से एक u कैंसिल, u2 अपॉन u माइनस u1 स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। देखो एक u से u कैंसिल, u2 अपॉन u माइनस u1 स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 3 वेयर u2 क्या है हमारे पास है u1 बाई dx या d2u बटा dx स्क्वायर, d2u बटा dx स्क्वायर, और u1 क्या है हमारे पास है du बाई dx। ये साइड में लिखते चलना ताकि एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन डाल सको कि भाई वो मान के चलेगा कि हाँ इसको छोटी छोटी बातें पता हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास dy बाई dx की वैल्यू आ गई। तो अब आपने नोट्स बनाए होंगे पिछले वाले लेक्चर के, तो उसके अंदर देखो इसी रिकाटी को हमने इक्वेशन 1 माना हुआ था। अब की बार बस इसके अंदर नया कुछ भी नहीं हुआ, केवल p, q एंड r की वैल्यू पता चल गई। r की वैल्यू -1 होने की वजह से यहाँ रखा और y की वैल्यू आ गई। तो कल भी हमने y को माना था लेक्चर में -u1 अपॉन ru, आज हमारे पास आ गया u1 अपॉन u। फिर dy बटा dx को हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू इक्वेशन 2 से, dy बटा dx की वैल्यू इक्वेशन 3 से कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर। तो हम क्या बोलेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अब हम क्या बोलेंगे भाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड dy बटा dx, y एंड dy बटा dx फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। लिखते जाना भाई, नीचे मेरे पास स्पेस की कमी रहेगी तो मैं मिटाता रहूँगा बीच बीच में। 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, यानी हमें इक्वेशंस 2 और इक्वेशंस 3 से y और dy बटा dx की वैल्यू कहाँ शिफ्ट करनी है, इक्वेशन 1 के अंदर। तो देखो ये रहा dy बटा dx और ये रही dy बटा dx की वैल्यू। तो ये कितनी आ जाएगी हमारे पास है u2 अपॉन u माइनस u1 स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, माइनस u1 स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर इज इक्वल टू -2 अपॉन x स्क्वायर। देखो
इज इक्वल टू dy बटा dx की वैल्यू रख ली, इज इक्वल टू माइनस 2/x² प्लस 2/x इंटू y, और y की वैल्यू क्या है u1/u माइनस y स्क्वायर करेंगे तो ये कितना बचेगा u1/u² माइनस y²। ठीक है, यहाँ ये y की वैल्यू और y का होल स्क्वायर कर दिया। अब जो कटते हैं वो काट दो, u1/u² से u1/u², और इस u को देखो, मैं इस u को उधर ले जा रहा हूँ साथ साथ इसी स्टेप के अंदर, तो u2 इज इक्वल टू माइनस 2/x² इंटू u प्लस 2/x u1, ये u इधर लाऊंगा तो यहाँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ u से u कैंसिल हो जाएगा। या फिर मेरे पास ये कितना बच गया u2, इसको इधर लेके आऊँगा तो माइनस 2/x इंटू u1 प्लस 2/x² इंटू u इज इक्वल टू 0। यस, कितना आ गया हमारे पास है u2 माइनस 2/x इंटू u1 प्लस 2/ux इंटू u इज इक्वल टू 0 आ गया। अब बताओ ये कौन सी कोटि सेकंड ऑर्डर हो गया कि नहीं हो गया? देखो ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया भाई, सेकंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से बन गया है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1, 2 और 3 तक आ गए हैं, इसको हमने क्या नाम दे दिया इक्वेशन 4। आप क्या लिखोगे, इक्वेशन 4 इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आप एग्जाम में पूरा नाम लिखोगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ऑफ ए सेकंड ऑर्डर। ये बताओ, आप जैसे कल टॉपिक में चले थे रिकाटी इक्वेशन के सॉल्यूशन में, उसके अंदर भी हम यहीं तक आ गए थे कि u2 फिर यहाँ कुछ p q r वगैरह दे रखे थे, u2 u1 और u इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर इसके ये कोफिशिएंट u2 का मतलब क्या हो गया भाई d2u/dx² माइनस 2/x, u1 का मतलब du/dx प्लस 2/x² इंटू u इज इक्वल टू 0। ये एक प्रकार से हमारे पास क्या बन गई, द्वितीय कोटि का रेखीय अवकल समीकरण या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ए सेकंड ऑर्डर का बन गया। अगर ये कांस्टेंट कोफिशिएंट होते तब तो हम सॉल्यूशन y इज इक्वल टू CF प्लस PI से निकाल लेते, हम बोलते भाई ये अचर गुणांकों वाली रेखीय अवकल समीकरण बन गई B.Sc सेकेंड ईयर की तरह। बट ये हमारे पास क्या बन गया u2 माइनस 2/x, इसके कोफिशिएंट अचर नहीं है, इसका मतलब ये क्या बन गई द्वितीय कोटि की रेखीय अवकल समीकरण। तो मैंने लिख दिया कि इक्वेशन 4 इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ए सेकंड ऑर्डर वेयर अब देखो सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, याद करो आप। सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस q y इज इक्वल टू r। लिखवाए थे ना प्रीवियस लेक्चर के अंदर। एक्चुअली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर क्या होती है d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस q y इज इक्वल टू r। कंपेयर करो, y की जगह तो हमारे पास क्या है u है, देखो y की जगह हमारे पास क्या चल रहा है u चल रहा है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ u2 प्लस p u1 प्लस q u इज इक्वल टू r। अब देखो ये ऑलरेडी p q r पहले ही आ गए हैं, देखो ऑलरेडी p q r हमारे पास पहले ही आ गए हैं, इसलिए मैं चेंज करके p1 q1 r1 कर देता हूँ। तो इक्वेशन 4 इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर वेयर p1, बताइए p1 की वैल्यू कितनी बच गई माइनस का 2/x, q1 की वैल्यू कितनी बच गई 2/x² और r1 की वैल्यू हमारे पास क्या बच गई 0। हालांकि मेरे को ये p q r लिखने चाहिए थे, बट ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन 1 के साथ ही p q r रिकाटी इक्वेशंस वाले फंक्शंस आ गए, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा चेंज करके p1 q1 एंड r1 लिख लिया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक इक्वेशन 4 तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आपको केवल ये सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस को पहचान करना है।
ठीक है भाई, अपने को सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस को पहचान करना है। अब सवाल हमारे पास यह है कि अब इसका सॉल्यूशंस क्या होगा। ठीक है, कल तो हमने एक फॉर्मूला लिख लिया था जिसमें हमने fx और gx दो लीनियरली इंडिपेंडेंट मान लिए थे, बट हम अब ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अब हमारे पास ये पी क्यू आर की ऑलरेडी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। तो अब हमको क्या करना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की बीएससी सेकंड ईयर के अंदर 3 एक्सरसाइज थी, तो अपने को तीसरी एक्सरसाइज से चलना है। यहाँ आने के बाद आप ऐसे लिखोगे, नाउ चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नाउ चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नाउ चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्वतंत्र चर x को हमको चेंज करना है z के अंदर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल x टू z, इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम x टू z वी गेट, फ्रॉम x टू z वी गेट। ठीक है, तो पहले तो आप देखो बीएससी सेकेंड ईयर का, एक बार मैं यहाँ बता देता हूँ कि बीएससी सेकेंड ईयर में हम कैसे ऑर्डर चेंज करते थे। इक्वेशन हमारे पास ये होती थी dy बाई डी एक्स प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर लेना ना, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p dy बाई डी एक्स प्लस qy इज इक्वल टू r। इक्वेशन ऐसे होती थी। फिर हम इसमें बोलते थे चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम x टू z। बताइए नीचे वाला हमेशा क्या होता है भाई, स्वतंत्र चर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ भी नीचे कौन है, x, तो यहाँ भी मैंने x लिखा और यहाँ भी फ्रॉम x टू z, यानी हमको हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को किसके अंदर चेंज करना है, z के अंदर। तो जैसे ही z के अंदर करोगे तो देखो ध्यान से देख लो, y को चेंज मत करना, x की जगह आप क्या करोगे, z करोगे। y को चेंज मत करना, x की जगह क्या करोगे, z करोगे। y को चेंज करेंगे नहीं। अब ये देखो p q r तो नहीं रहेंगे, पहले तो ये x के फंक्शन है, अब की बार किसके बन जाएंगे, z के। तो p को डाल दो p1 में, q को डाल दो q1 में, r को चेंज कर दो r1 के अंदर। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन हमारे पास, अब ये वेयर p1 क्या है, वेयर p1 क्या है, तो p1 का मान आपके पास आएगा d2z बटा dx स्क्वायर प्लस p dz बाई dx अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर। q1 का मान आएगा हमारे पास q अपॉन dz का होल स्क्वायर एंड r1 का मान आएगा r अपॉन dz का होल स्क्वायर। अगर आपके पास बीएससी सेकेंडरी की बुक या तो होगी, नहीं है तो आपको किसी कहीं से अरेंज करके आप देख सकते हैं। इस टॉपिक के अंदर वहाँ 4th यूनिट होती थी राजस्थान यूनिवर्सिटी या अपने शेखावटी यूनिवर्सिटी से संबंधित है, तो उसके अंदर तीसरी एक्सरसाइज की एक क्वेश्चन था स्वतंत्र चर का अंदर परिवर्तन की दर। तो स्वतंत्र चर या चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर ये हमारे पास वैल्यू होती थी और हमेशा z की वैल्यू q1 से निकालते थे, यहाँ q को कुछ अचर मान के वैल्यू निकाला करते थे। ठीक है, आज हम उसी चीज़ को रिपीट करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास बीएससी सेकेंड ईयर का, आप साइड में लिख सकते हो। आज हमारे पास ये क्वेश्चंस क्या है, ये जो इक्वेशंस 4 है ना, इस इक्वेशंस 4 को आप ऐसे लिखो, u2 को तो ऐसे लिखो d2u बटा dx स्क्वायर माइनस, इसको छोड़ दो ऐसा कैसे, u1 को लिखो du अपॉन dx ताकि आप अच्छे से समझ सको इसको, 2/x स्क्वायर इंटू यू इज इक्वल टू 0। देखो एक ही बात है, u2 लिखूं या मैं d2u बाई dx स्क्वायर लिखूं, पर यहाँ आपके समझ में आ जाएगा। अब देखो अपने पास क्या है, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी p q r आ गए हैं, y की जगह हमारे पास क्या चल रहा है भाई, u चल रहा है। तो बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर यही देख लो एक बार, y की जगह अपने को MSc प्रीवियस में क्या लेना है, u लेना है। y की जगह अपने को क्या लेना है भाई, कैपिटल U लेना है। तो जहां जहां मेरे पास y है उसकी जगह मैं क्या लेके चलूंगा, अब की बारें u लेके चलूंगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास
ये क्या आ गया, अक्ष है, अक्ष किसके अंदर चेंज होगा, जेड के अंदर चेंज होगा। तो अक्ष हमारे पास किसके अंदर चेंज हो जाएगा, जेड के अंदर, जेड के अंदर और जेड के अंदर। अब यहाँ हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर इक्वेशन 1 के अंदर हमने P की वैल्यू, Q की वैल्यू, R1 की वैल्यू रख ली, इसलिए मैंने इसे P1 Q1 R1 मान लिया। यानी स्टार्टिंग में हमने इसको क्या मान लिया, P1 Q1 R1। तो यहाँ चेंज करेंगे तो ये किस में चले जाएंगे, इसको थोड़ा और चेंज कर लो, 2 में ले जाओ, P2 Q2 R2, वेयर P2 इज इक्वल टू P1 Q2 इज इक्वल टू Q1 अपॉन और R1 R2 इज इक्वल टू R1 अपॉन। ठीक है, यानी एक PQR आने की वजह से हमने 1 1 1, नेक्स्ट बार हमने लगा लिया 2 2 2, अगर थर्ड बार होता तो 3 3 3 लगा लेते। तो बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है तो हमने क्या लिखा, नाउ चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो ये इक्वेशन है, ये तो आपने लिख ही ली इक्वेशन 4 के अंदर, ये इक्वेशन लिख ली ना, वेयर P1 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन एक्स, Q1 इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर और R1 इज इक्वल टू 0। फिर क्या लाइन आएगी, नाउ चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नाउ चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम एक्स टू जेड वी गेट। तो किसके अंदर चेंज कर दूं मैं, एक्स की जगह जेड आ जाएगा, तो यहाँ एक्स की जगह जेड आ जाएगा, तो ये आ जाएगा d2u बाई, देखो ये u कैपिटल लिखोगे भैया, d2u बाई एक्स की जगह कौन आ गया, d जेड स्क्वायर प्लस P2 du बाई dz प्लस Q2 इंटू u इज इक्वल टू R2, इज इक्वल टू R2। क्योंकि यहाँ P1 Q1 R1 आ गए, इसलिए हमने और आगे बढ़ा के क्या लिख लिया, P2 Q2 R2, वेयर P2 इज इक्वल टू, वेयर P2 इज इक्वल टू, तो हमारे पास P2 क्या बचेगा भाई, d2z बाई dx स्क्वायर, वेयर P2 इज इक्वल टू d2z बाई dx स्क्वायर से प्लस P1 dz बाई dx अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, एंड Q2 कितना आ गया हमारे पास है, Q1 अपॉन, Q2 कितना आ गया हमारे पास है, Q1 अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, Q1 अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, और R2 कितना आ गया, R1 अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। ठीक है, R2 हमारे पास कितना आ जाएगा, R1 अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो बस ये बीच में स्टेप हमारे पास सेकेंड ईयर की घुस गई है, इसलिए आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना ही होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास। ठीक है, तो ये सेकेंड ईयर की होने की वजह से अपने को इस प्रकार से लिखना पड़ा। ठीक है भाई, अब देखो अपने को यहाँ इसकी वैल्यू निकालनी है, जेड की वैल्यू चाहिए। वहाँ भी आप बीएससी सेकेंड ईयर में जेड की वैल्यू निकालते थे, और जेड की वैल्यू इस प्रकार से निकालते थे कि यहाँ कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ जाए ताकि मैं जेड की वैल्यू निकाल सकूँ। जेड की वैल्यू निकालने के बाद आप dz बाई dx निकाल के, और आप यहाँ वैल्यू निकालोगे P2 की, Q2 की और R2 की। इसे आप इक्वेशन 5 मान लेना, और इन तीनों को ही आप इक्वेशन से 6 मान लेना। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या है, यहाँ P2 Q2 R2 की वैल्यू निकाल के यहाँ अपने को रख देना है ताकि हम इसकी वैल्यू निकाल सकें। ओके, अब देखो नाउ Q2 इज इक्वल टू, इसको कांस्टेंट मानेंगे। Q1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। Q1 की वैल्यू क्या है हमारे पास है, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसे मैं भाई थोड़े छोटे लिखूंगा, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। देखो हमेशा हम बीएससी सेकेंड ईयर में इस प्रकार से सिलेक्ट करते थे कि इसको लिखते थे, बीच वाले को ही लेके चलते थे कि Q2 इज, दो तरीके होते थे, एक तो P1 को, एक तो वहाँ ये तरीका होता था कि P1 इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन माइनस P इंटू dx, ये निकाल लो। पर ये तरीका काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता था। सेकंड वाला रूल से ये काफ़ी इजी रहता था कि आप Q2 की वैल्यू रखो, Q2 इज इक्वल टू यहाँ से Q1 की वैल्यू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन dz। अब इसके बराबर कुछ ऐसा मानो ताकि हम z की वैल्यू इजीली निकाल सकें। तो यहाँ कांस्टेंट माना जाएगा ये 2, और हम लिखेंगे लेट। हमने क्या किया, इस 2 को कांस्टेंट मान लिया। क्यों मान लिया, देखो क्योंकि बीएससी सेकेंड ईयर के हिसाब से, ताकि मेरे पास z की वैल्यू आ जाए।
तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, dz बाई dx इधर चला जाएगा, तो ये क्या बचेगा 1/x²। 2 से 2 कैंसिल और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बचेगा dz/dx का होल स्क्वायर। अब बोथ साइड स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/x dz/dx। यानी हम क्या निकाल चुके i.e. मैं कह सकता हूं कि हमने क्या निकाल चुका है भाई, हम dz/dx हम क्या निकाल चुके 1/x। देखो dz/dx की वैल्यू हम क्या निकाल चुके 1/x। देन d2z/dx² कितना आ जाएगा भाई, एक बार फिर से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यानी x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है -1/x²। अगर नहीं याद है तो U/V मेथड से निकाल लेना, पर मेरे हिसाब से ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। आपका धिक्कार है अगर आप 1/x का डिफरेंशिएशन से नहीं निकाल पाओगे तो, ठीक है। तो d2z/dx² कितना आ गया -1/x²। अब यहाँ से देखो dz = dx को इधर ले जाओ, क्योंकि अपना टारगेट z निकालना है। तो z = कितना आ गया dx का इंटीग्रेशन से log x प्लस एक कांस्टेंट मान लो c, ठीक है। यह कितना आ गया log x प्लस कांस्टेंट, और c की बजाय आप कांस्टेंट को ऐसे ही मान लो log c। तो वो पता log m प्लस n क्या होता है log m × n। तो z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी log cx। ये उतारोगे यहाँ तक साथ साथ ही, कहने का मतलब अब मैं बेटा यहाँ से रफ कर रहा हूँ, ये हमने z की वैल्यू निकाल ली है। तो अब हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग द वैल्यू ऑफ z dz/dx d2z/dx² से, और एक काम करो इसको नाम इक्वेशन 7 दे दो, क्योंकि हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को z में चेंज किया है। लास्ट में z की वैल्यू रखेंगे तो मैं तुरंत काम में ले लूँगा log cx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग द वैल्यू या पुट द वैल्यू ऑफ dz/dx एंड d2z/dx² से इन इक्वेशन 6 वी गेट। कहने का मतलब ये जो हमने dz/dx निकाला है और ये d2z/dx² निकाला है, ये वैल्यू यहाँ रखो, तब मेरे पास कितना आ जाएगा P2 d2z/dx² d2z/dx² कितना है d2z/dx² -1/x² प्लस P1 इंटू dz/dx। dz/dx की वैल्यू क्या है 1/x। अब P1 की वैल्यू मैंने यहाँ लिखी थी, शायद -2/x थी। देखो चेक करना अपने को, P1 की वैल्यू कितनी थी -2/x, क्योंकि देखो इसको इधर लेके जाएंगे तो ये 2/x थी। अगर मैं एक बार यहाँ से लेके जाऊँ dy/dx = -2 प्लस 2xy/x² भाग देंगे तो यह हो जाएगा अपने को 2/x थी शायद P की वैल्यू। चलो चेक कर लेंगे आगे चल के इसकी वैल्यू क्या होगी, और थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा, पर शायद -2/x थी। अब ये दुख है ऑनलाइन क्लासेस का, ऑफलाइन होती तो आपसे किसी एक स्टूडेंट से पूछ लेते, ठीक है। चलो रखो एक बार, P1 आ गया, dz/dx की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास है 1/x अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर। देखो dz/dx का होल स्क्वायर यानी 1/x², अपॉन में 1/x², ठीक है। dz/dx का होल स्क्वायर निकालोगे, यहाँ से करके देखो, कहीं ऐसे मत कर देना कि इसका होल स्क्वायर निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 1/x²। ये जबकि ये अलग बात है, ये d2z/dx है, जबकि कंप्लीट का होल स्क्वायर है। अब इसको सोल्व करो तो x² से नीचे से कैंसिल, -3 आ जाएगा। P2 = कितना आ गया हमारे पास है -3 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार निकालो Q2, इसी प्रकार क्या निकालोगे आप Q2। तो Q2 को आपने क्या माना था 2 कांस्टेंट माना था ना, ये मैंने यहाँ से रब किया है। तो Q2 हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। इसी प्रकार निकालो R2 हमारे पास क्या आ जाएगा 0। क्यों भाई, क्योंकि चेक करो R1 क्या है हमारे पास 0 है। देखो R1 हमारे पास क्या है 0 है, तो 0 में इसका भाग दोगे तो dz/dx कितना आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा।
तो हमारे पास P2 की वैल्यू 3, Q2 की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू 0 रखना कहाँ है, इक्वेशन 5 के अंदर, ताकि मेरे पास ये अक्स है ये कंप्लीटली Z के अंदर ही चेंज हो जाए। ठीक है, बस इतनी सी कहानी है जो हमने सेकेंड ईयर की क्लासेस का यूज लिया है। बाकी अब हम इसमें सब कुछ नया सीखने वाले हैं। और इस इक्वेशन 7 को ध्यान रखना, Z की वैल्यू log Cx है, उसको हम काम में लेंगे। ठीक है, यहाँ मेरे थोड़ा डाउट है P2 की वैल्यू, पर शायद मेरे को लगता है शायद सही हूँ मैं। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ पुट P इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू -3, Q2 इज इक्वल टू 2 एंड R2 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशंस 5 वी गेट। इन इक्वेशंस 5 वी गेट, तो ये कितना बचेगा, d2u बटा dz स्क्वायर। P2 की वैल्यू कितनी है, -3 du बाई dz, प्लस Q2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2u, R2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास है 0, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 8। ठीक है, अगर आप इनको इक्वेशंस नाम देते हुए आ रहे हो तो आपका इक्वेशंस नंबर कुछ भी हो सकता है, पर आप स्टेप्स बाय स्टेप से इसके अंदर ही चलना होगा। ठीक है भाई, अब देखो ये हमारे पास फिर से ये क्या बन गई, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब की बार इसके ये कोफिशिएंट क्या आ गए, कांस्टेंट आ गए। तो अब हम क्या बोलेंगे कि इक्वेशंस 8 इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, इक्वेशंस 8 इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, सो द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस 8 इज गिवन बाई। अब याद करो फिर से, ये टोटल B.Sc सेकेंड ईयर चल रहा है भाई, इज गिवन बाई इक्वेशंस 8 इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, सो द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस 8 इज गिवन बाई। अब B.Sc सेकेंड ईयर होती तो हम बोल देते y इज इक्वल टू CF प्लस PI। यस, क्या बोल देते हैं, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। यहाँ y की जगह कौन चल रहा है भाई, u चल रहा है, तो आज हम यहाँ क्या बोलेंगे, u इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF प्लस PI कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। अब हमको निकालना है फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF। आप बिल्कुल शॉर्टकट लिखोगे और CF। अब CF निकालने के लिए हम इसको क्या लिखेंगे भाई, CF निकालने के लिए ये D2 है, इसको तो हम लिखेंगे कि D2 माइनस 3 इंटू D प्लस 2 इंटू u इज इक्वल टू 0, वेयर d इज इक्वल टू d बाई dx, वेयर d इज इक्वल टू d बाई dx। इक्वेशन 7 को ध्यान रखना, इसको हम लास्ट में काम में लेंगे। ठीक है, देखो अब अगर हम B.Sc सेकेंड ईयर के अंदर चलें तो B.Sc सेकेंड ईयर ऐसे आती थी, d की क्यूब y बाई dx की क्यूब माइनस 3 d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 5 dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0। मान लो जो भी इसका सॉल्यूशन है तो 3 बार है तो हम बोलेंगे कि d की 3 माइनस 3 ये d2 प्लस 5 और ये d प्लस 1 इंटू y इज इक्वल टू 0, जहां हम बोलते थे d क्या है, d बाई dx। इस प्रकार से निकाला करते थे, जहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता था, x, और ऊपर कौन है, y, तो यहाँ हम क्या लिख देते थे, y लिख देते। अब ध्यान दो, हमारे पास y की जगह कौन है, u, तो u इज इक्वल टू CF प्लस PY, तो इंटू में क्या आ गया, u आ गया। इसकी जगह देखो अक्स की जगह कौन चल रहा है, z, तो आप ये अक्स नहीं लिख के आप क्या लिखोगे कि ये d बाई dz है। ठीक है भाई, इसके अंदर बहुत छोटी छोटी चीजें आपकी एग्जाम में चेक होंगी, तो आप ध्यान रखना कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालोगे तो d2 माइनस 3d इंटू 2 इंटू यू, यानी यहाँ इंटू वाई की जगह क्या जाएगा, इंटू यू, यहाँ d बाई dx की बजाय d बाई dz आ जाएगा।
अब देखो आप क्या करते थे, उसके अंदर d के बाद आप इसमें m रखते थे, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। m की हमारे पास दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो आ जाएगी -1 और एक 2, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, m माइनस 1 m प्लस 1 इंटू m माइनस 2, सॉरी m माइनस 1 इंटू m प्लस 2 करके देखो ये क्या होगा, m स्क्वायर। देखो अब ये कमी रह जाती है, इतनी बड़ी क्लास को पढ़ा रहा हूँ, छोटा सा फैक्टर नहीं हो पा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा -m और -m, क्या हो जाएगा भाई, m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 हो जाएगा। करके देखो m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m और +2, यानी यहाँ हमारे पास m की दो वैल्यू आ जाएगी। तो जब आप हायर मैथमेटिक्स में खो जाओगे, इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट सीखोगे, नई नई चीज़ें, तो ऐसी चीज़ें फिर बाद में तकलीफ देने लगती हैं। तो आप प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 एंड 2 आ जाएगी। अब देखो अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू आती थी m1 और m2, तब इसका सॉल्यूशन कितना होता था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है c1 e की पावर m1x c2 e की पावर m2x। सेकेंड ईयर के अंदर आज हम x की जगह क्या रख देंगे, z रखेंगे, ठीक है। आज हम z की जगह क्या रखेंगे भाई, सॉरी x की जगह हम क्या रखेंगे, z रखेंगे, ओके। तो हम क्या लिखेंगे कि सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा c1 e की पावर m1 इंटू जेड, m1 इंटू जेड प्लस c2 e की पावर m2 इंटू जेड। अब आपकी मर्जी, आप m1 की वैल्यू ये मानो या m2 की वैल्यू ये मानो। तो हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना बचेगा, c1 e की पावर z प्लस c2 e की पावर, एक बार हमने ले लिया 2z, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 10। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हम ऐसे निकालते थे। फिर हम निकालते थे पीआई, पार्टिकुलर इंटीग्रल। पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ जाएगा, पीआई इज इक्वल टू क्यू जेड अपॉन एफ ऑफ डी। वहाँ आता था क्यू एक्स अपॉन एफ ऑफ डी, आज हमारे पास एक्स की जगह जेड चल रहा है, तो क्यू जेड अपॉन एफ ऑफ डी, और ये पार्ट हमारे पास क्यू ऑफ जेड होता था। ये पार्ट हमारे पास क्या होता था, क्यू ऑफ जेड। तो यह आ जाएगा 0 अपॉन एफ ऑफ डी। एफ ऑफ डी का मतलब d2 माइनस 3d, d2 माइनस 3d प्लस 2, यानी ये क्या बच गया, 0। कहने का मतलब हमारे पास इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आ गया, 0। तो ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 11, ठीक है भाई। तो अब आपको मिटा दूंगा इधर से। तो अब B.Sc सेकेंड ईयर का जरूर एक बार इस एक्सरसाइज का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पार्टिकुलर इंटीग्रल का, फिर हमारे पास नेक्स्ट है उसके अंदर जो चौथी यूनिट है उसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आप जरूर देखेंगे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको कुछ भी इधर फर्जी ना लगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं B.Sc सेकेंड ईयर का समझाने लगूंगा, हालांकि वो बात अलग है कि B.Sc सेकेंड ईयर के पेपर में मैं अलग से पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास CF की वैल्यू ये आ गई, PI की वैल्यू ये आ गई, तो आप बोल सकते हो फ्रॉम इक्वेशंस 9, 10 एंड 11। फ्रॉम इक्वेशन से 9, 10 एंड 11। और एक्चुअली हमारा पास वास्तव में टारगेट क्या चल रहा है, इसे प्रूफ करना है। और वास्तव में हमारा टारगेट ये भी नहीं है, बताओ भाई हम करना क्या चाह रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि रिकाटी इक्वेशन क्या होती है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी प्लस क्यू वाई प्लस आर वाई स्क्वायर। ये तो अपने को क्वेश्चन में लिख के दे दिया। इसका सॉल्यूशन हमने क्या माना था, माइनस u1 अपॉन आर यू। यहाँ हमें u की और u1 की वैल्यू चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास y इज इक्वल टू क्या है, u1 अपॉन u है। अगर आप इक्वेशन 2 देखेंगे तो हमारे पास वास्तव में टारगेट है कि हम u की वैल्यू लेके आए और u1 की वैल्यू लेके आए। अगर u की वैल्यू आ जाएगी तो इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो u1 आ जाएगा मेरे पास। तो देखो फ्रॉम इक्वेशंस 9, 10 एंड 11 u इज इक्वल टू cf का मतलब c1 e की पावर z प्लस c2 e की पावर 2z प्लस पी आई यानी 0, ठीक है।
तो ये मेरे पास क्या आ गया, u की वैल्यू आ गई। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, u की वैल्यू। पर ध्यान दो कब आई है, जब हमने उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कर दिया था x टू z के अंदर। अब हम वापस z की जगह x रखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, यूजिंग इक्वेशन 7, यूजिंग इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 में मेरे पास क्या है, z इज इक्वल टू लॉग cx, z इज इक्वल टू लॉग cx। ई बेस है भाई, मैं नहीं लिखूं तो चल जाएगा, पता है ना इतना तो ये कितना आ जाएगा, c1 e की पावर लॉग cx प्लस c2 e की पावर 2 लॉग cx। अब आप लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हो, इसमें कुछ खास समझाने की ज़रूरतें नहीं होनी चाहिए। और वापस मेरे पास आंसर किसके अंदर आ गया भाई, x के अंदर इसका सॉल्यूशन से आ गया है। तो जैसे मैं z इज इक्वल टू लॉग सी बेस x रख लूँगा तो ये हमारे पास है आंसर से आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ मैं क्या लिखने वाला हूँ, u इज इक्वल टू, निकालो भाई साथ साथ, थोड़ा एडवांस चलो। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, u इज इक्वल टू c1, u इज इक्वल टू c1 e की पावर लॉग की वैल्यू 1 होती है तो ये कितना आ जाएगा, cx प्लस c2, और आपको पता है लॉग में है तो 2 ऊपर चला जाएगा तो c स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा c स्क्वायर x स्क्वायर। इसको हम मान के चलेंगे इक्वेशन 12। ठीक है भाई, अब आपको पता है ये c एक कांस्टेंट है, c1 एक ऑलरेडी कांस्टेंट है, c2 भी एक कांस्टेंट है और c स्क्वायर फिर से एक नया कांस्टेंट है। तो आप चाहो तो इसको बदल सकते हैं या फिर u तो आ ही गया, अब आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन से इक्वेशन से 12 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्योंकि अब ये वैल्यू उठा के अपने को इसमें रखनी है इक्वेशन 2 के अंदर, y इज इक्वल टू u1 अपॉन u। तो u की वैल्यू आ चुकी, 1 कब आएगा, जब मैं इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा। तो ये आ जाएगा du अपॉन dx। देखो x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो du अपॉन dx, और ये क्या होता है u1, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ u1। इसका x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये कितना बचेगा, c1 इंटू सी प्लस ये बचेगा c2 ऐसा कैसा, c स्क्वायर ऐसा कैसा। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई, हमारे पास ही 2x होता है। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होता है, 2x होता है। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसका एक नया कांस्टेंट लिख सकता हूँ, इसको एक नया, बट अपने को ये आंसर्स ये मैच करके लेके आना है तो इसको हम रख देंगे एक बार इक्वेशन नंबर 13। अब हम बोलेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अभी आंसर आ जाएगा आपका, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u एंड u1 फ्रॉम इक्वेशन 12 एंड 13 इन इक्वेशंस 2 वी गेट, इन इक्वेशंस 2 वी गेट y इज इक्वल टू u1 अपॉन u, y इज इक्वल टू u1 अपॉन u। तो ये कितना बचेगा, y इज इक्वल टू u1 अपॉन u, ये क्या है c1 cx प्लस c2 c स्क्वायर x स्क्वायर। अब इसको सोल्व करके आप इसको आसानी से ला सकते हैं। तो जो कॉमन आ रहा है उसको तो देखो एक c तो कॉमन लेके काटो, तो y इज इक्वल टू कितना बचेगा, एक c कॉमन लेके काटेंगे तो ये c1 प्लस ये 2c2 cx, इसके नीचे आप c तो कॉमन आएगा ही आएगा तो ये कितना बचेगा c1 x, साथ साथ x भी कॉमन ले लो और इसके अंदर c2 cx। ठीक है, देखो c लेंगे तो ये c गायब हो जाएगा, एक ये c गायब हो जाएगा, एक ये c और एक ये c, साथ साथ नीचे से मैंने क्या कॉमन ले लिया, x काम में कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अब बताओ इसको आप एक नया कांस्टेंट मान सकते हो या फिर आप ऐसे करो, इसके अंदर कॉमन ले लो, इसके अंदर c2c, इसके अंदर आप क्या कॉमन ले लो, जैसे याद करो प्रीवियस वाला लेक्चर, क्योंकि यहाँ आने के बाद ये रिजल्ट यूं ही मैच नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके ठीक ठीक याद हो तो मैंने प्रीवियस में ऐसे किया था, वहाँ ऐसे था कि a f1x प्लस b g1x b g1x अपॉन r a fx प्लस b gx।
याद है ना वो स्टेप। फिर हमने b कॉमन लिया था, b कॉमन लेके काटा था, तो ये कितना बचा था, a बटा b f1x प्लस g1x अपॉन, और यहाँ a बटा b एफ ऑफ एक्स प्लस जी अपॉन एक्स। फिर हमने ये लिखा था कि आर्बिट्री कांस्टेंट है, a बटा b को एक नए कांस्टेंट कैपिटल C से आप लोग डिनोट करो। ठीक इसी प्रकार मतलब हमें आगे वाला कॉमन लेके आना है b। देखो अदरवाइज ये आंसर्स बिल्कुल भी मैच नहीं होगा, झूठी बातों में कुछ आना जानी नहीं है। इस आगे वाले b को मैं इसके रेशियो के अंदर लाऊंगा, यानी मैं C2C कॉमन लूंगा, यानी मैं क्या करूंगा C2C कॉमन लूंगा, तो ये कितना बचेगा C1 अपॉन C2C, ये 2x बचेगा ऐसा कैसा, अपॉन यहाँ भी मैं कॉमन ले लूँगा C2C, तो ये बचेगा C1 अपॉन C2C प्लस में बचेगा ये x, प्लस में ये क्या बचेगा हमारे पास ही x बचेगा, या फिर आप x को अंदर ही रहने दो एक बार, ठीक है, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो इसको बाहर निकाल लेंगे, और ये x स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखो C2C से C2C कैंसिल। अब हम क्या लिखेंगे, नाउ सिंस द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर, याद करो पहले, देखो याद क्या करो, अपने नोट्स में लिखा हुआ देखो, लास्ट की लाइन क्या थी, नाउ सिंस डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर, नाउ सिंस डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर से, सो द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, क्योंकि ये C1 C2 हमने माने थे सी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अंदर, वो क्या थे आर्बिट्ररी कांस्टेंट से रिप्लेस बाय एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट कैपिटल A वी गेट, मतलब इसको हमने ऑलरेडी कोई भी एक नया वो ले लेंगे, अपन एक नया कांस्टेंट ले लेंगे, चलो कैपिटल A मान लो एक बार, कैपिटल A वी गेट, तो यानी हम C1 अपॉन C2C को किस में चेंज करेंगे, इसके रेशियो को C कैपिटल A के अंदर, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास है y इज इक्वल टू, ठीक है पहले वाले टॉपिक की तरह, रिकाटी इक्वेशन की तरह, y इज इक्वल टू, ये कितना बचेगा, इसको एक नया कांस्टेंट मान लिया a प्लस 2x अपॉन, ये कितना बचेगा ax प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना बचेगा भाई ax प्लस एक्स स्क्वायर। बट आपकी बुक के अंदर आंसर्स क्या आ रहा है, C के अंदर आ रहा है, तो आप इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को आप फिर से कैपिटल C लो, तो आप बुक में ध्यान से देखना, मैंने शायद लिखने में गलती कर दी होगी, इसको बड़ा C लिख रखा होगा फिर, क्योंकि ऐसे तो ये मैच नहीं हो सकता, ये लो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल बड़े वाले कैपिटल C से डिनोट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा CX। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर्स, तो ये क्या आ जाएगा CX प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल C प्लस 2x, और यही सॉल्यूशन है। वास्तव में आप क्या बोलोगे इसको कि विच इज डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ रिकाटी इक्वेशंस। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो पहले वाले टॉपिक की तरह, विच इज डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ रिकाटी इक्वेशंस, और यही अपने को प्रूफ करना था। यस, यही अपने को क्या करना था, इसका सॉल्यूशन से प्रूफ करना था। और इसके सॉल्यूशन में देख लो x है, y है और एक कांस्टेंट है, तो अब मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर, तो आंसर भी क्या आता है f ऑफ x y c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था। इसी की तरह मेरे पास है एग्जाम्पल नंबर 2 है। आप एग्जाम्पल 2 को बुक में बगैर देखे एक बार मैंने जिस प्रकार प्रोसेस से ये बताया है उसी प्रोसेस से अप्लाई करना, आप बड़े इजीली आप उसका आंसर से निकाल सकते हो, ठीक है। और लास्ट में आके यहाँ ध्यान रखोगे भाई, यहाँ बिल्कुल भी शॉर्ट मारने की कोशिश मत करना, आंसर से मैच नहीं होगा, पहले ही बता देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से अपना रूल्स है कि इसके कांस्टेंट का कॉमन लेने के बाद उसे एक नया कांस्टेंट नाम देना होगा।
जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर किया था रिकाटी इक्वेशंस के उसके सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो वैसे तो हमारे पास आज की इस लेक्चर में समझाने के लिए कुछ भी नहीं था, एक नॉर्मल सी कैलकुलेशन थी, बट वैसे छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, जैसे ये डाउट क्लियर हुआ और B.Sc सेकेंड ईयर का भी कुछ तो जरूर रिपीट हुआ होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन से नंबर 1 था, एक्सरसाइज 5.2 से रिलेटेड। ओके, तो देखो आज हमारे पास एक तो क्वेश्चन 1 हो गया। अब एग्जाम्पल पे आओ। अब आप एग्जाम्पल 1 देखोगे। एग्जाम्पल 1, तो जैसे ही आप एग्जाम्पल 1 को सेकंड ऑर्डर की लीनियर इक्वेशंस के अंदर लेके आओगे, u2 u1 u इज इक्वल टू, तो यहाँ जो कोफिशिएंट आएंगे, यहाँ जो हमारे पास कोफिशिएंट आएंगे वो ऑलरेडी पहले ही कांस्टेंट आ जाएंगे, पहले ही हमारे पास क्या आ जाएंगे, कांस्टेंट आ जाएंगे। इसके अंदर तो क्या हुआ, पहले हमारे पास ये कांस्टेंट कितना आया था भाई, ये तो आया था -2/x प्लस 2/x स्क्वायर u इज इक्वल टू 0। हमारे पास पहले तो देखो इस वाले क्वेश्चंस के अंदर ये आया था, फिर हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को z में चेंज करने के बाद हमने कांस्टेंट में डाला, जबकि एग्जाम्पल 1 है वो यहाँ वैल्यू रखते ही साथ ऐसे आ जाएगा। तो तुरंत इसका सॉल्यूशन क्या लिखोगे आगे, u इज इक्वल टू CF प्लस PI, और जिस प्रकार से हमने लास्ट में निकाले हैं CF और PI, u निकाला वो वैल्यू u और u1 की, और कुछ आप बुक्स के अंदर देख सकते हो। तो आपका एग्जाम्पल 1 हो जाएगा, आपका एग्जाम्पल 1 हो जाएगा। एग्जाम्पल 2 है वो बिल्कुल इसकी तरह, एग्जाम्पल 1 में बस ये पहले ही कांस्टेंट आ गया था, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा बन जाएगा। तो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और क्वेश्चन 1 ये तीनों हमारे पास एक जैसे हैं। तो मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको बहुत ही कम टीचर दे पाते हैं, और इसका कारण ये नहीं कि टीचर्स को आते नहीं है, ये भी एक कारण है, आते नहीं है। दूसरा कि इतनी मेहनत कोई भी नहीं करना चाहता, तो तुरंत कोई ना कोई कहीं ना कहीं से मेरे PDF भेजे हुए कहीं के सॉल्यूशन उठा के बच्चों को एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट सीखो, आप खुद ही इसके क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप निकालोगे तो कहीं से भी कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है। ठीक है, अदरवाइज आपके लास्ट में आके अगर आपके नोट्स देखोगे ऐसे किसी बच्चे के, तो यहाँ आके आपको सब डायरेक्ट शॉर्टकट ये लिखा हुआ मिल जाएगा, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चंस हो गया और एक हमारे पास एक एग्जाम्पल हो गया। अब जैसे ही हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो हम वहाँ से क्वेश्चंस नंबर 2 पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे रिकाटी इक्वेशन से रिलेटेड। ओके भाई, तो आज के हमारे पास इस लेक्चर 2 के अंदर एक क्वेश्चंस और इसके साथ 2 एग्जाम्पल। इस आगे जैसे लेक्चर 3 देखने से पहले आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस और एग्जाम्पल दोनों की प्रैक्टिस करने के बाद ही आप लेक्चर 3 देखोगे, अदरवाइज उस लेक्चर में आपको कोई खास बेनिफिट मिलने वाला नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में।